नमस्कार, मैं अफजल, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है और इसकी मुख्य वजह है किसान आंदोलन। जो कृषि कानून को लेकर जो किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें जिस तरह से बीजेपी अनसुना कर रही थी, किसानों को नजरअंदाज कर रही थी। अब किसान वोट की चोट कर रहे हैं, वोट की मार मार रहे हैं, वोट से बदला ले रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को करारा हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी सोचने पर मजबूर हो रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जिस रफ्तार से बीजेपी उरूज पर गई थी, उसी रफ्तार से वो वापस फर्श पर आ रही है। और ये 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं आरएलडी, जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों ने बढ़ चढ़कर आरएलडी को समर्थन दिया है। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है, किसानों के नेता कहे जाते हैं, लेकिन 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक चुनाव आरएलडी हार रही थी, उनके सियासी वजूद पर खतरा मंडरा रहा था और सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन किसानों ने एक बार संजीवनी दे दी है, एक बार फिर से। और आपको हाल दिखाएंगे, जो हिंदुत्व का कार्ड खेलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनको अयोध्या, बनारस और काशी में भी बुरी तरीके से लोगों ने धूल चटाया है। और उसके बाद कि हर जगह क्या हाल है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर, किस तरह से लोगों ने कोरोना काल में जब जनता त्राहिमाम कर रही है, परेशान है, उस पर भी जनता का जो गुस्सा है वो इस पंचायत चुनाव में नजर आ रहा है। और ये चुनाव कहीं ना कहीं 2022 का जो विधानसभा चुनाव होना है, उसका सेमीफाइनल, जी हाँ, सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है। और इस चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को एक नई किरण मिली है, नई ऊर्जा मिली है 2022 के लिए। तो वहीं बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर उनसे गलतियां क्या हुई। एक तरफ किसानों ने जो चोट की है, उसकी भरपाई करना शायद अभी बीजेपी के लिए मुश्किल पड़ेगा। और यही अगर हाल रहा तो 2022 में भी इसी तरीके का नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं जाट लैंड कहे जाने वाले शामली का हाल। जी हाँ, यहाँ पर जाट और गुज्जर की काफ़ी बड़ी संख्या है, बड़ी आबादी है। आप देखिए अपने स्क्रीन पर कि शामली में जो है जिला पंचायत की 19 सीट है, उस पर परिणाम आए हैं तो बीजेपी को 4 मिला है, समाजवादी पार्टी को 2, आरएलडी को 5। जी हाँ, राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है, उस पार्टी को 5 सीटों पर कामयाबी मिली है और अन्य के खाते में 8 सीटें गई है। कानपुर देहात का आप हाल देखिए कि कानपुर देहात में क्या हाल है। 32 सीटों में बीजेपी को केवल 4 सीटों पर ही कामयाबी मिली है। सपा को 12, बसपा को 7 और अन्य को 9 सीटों पर कामयाबी मिली है। तो इस तरीके से हर एक जिले से जो खबरें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई समाजवादी पार्टी लीड ले रही है। और खासकर मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ शामली, बागपत, मेरठ, ये जो इलाका है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ पर किसानों की अच्छी खासी आबादी है। गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर जो किसानों का प्रदर्शन हो रहा है वो इसी क्षेत्र में हो रहा है। जाट, मुस्लिम, गुज्जर, इनकी कॉम्बिनेशन होती है यहाँ पर। और इस जगह पर आरएलडी पार्टी अच्छी मजबूत थी, लेकिन 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसकी वजह से आरएलडी कहीं ना कहीं पीछे खिसक गई थी और भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल रही थी। लेकिन ये किसान आंदोलन ने एक बार फिर संजीवनी दे दी है। अब मैं आपको आजमगढ़ का हाल दिखा रहा हूँ कि आजमगढ़ में 84 सीटों में से जो परिणाम घोषित हुए हैं, बीजेपी को 10 पर कामयाबी मिली है, बीजेपी को 17 और सपा को 29। बीजेपी को 10, सपा को 29, बसपा को 17 और अन्य के खाते में गया है 27, कांग्रेस के खाते में 1। तो इस तरीके से बीजेपी हर जगह पर हारती हुई नजर आ रही है, पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और अब बागपत की बात कीजिए। जी हाँ, बागपत, आपको याद होगा सत्यपाल मलिक जो गवर्नर हैं, उन्होंने क्या कहा था। जो बीजेपी के कद्दावर नेता और बड़े नेता है, उन्होंने कहा था, वो बीजेपी के नेता रहते हुए उन्होंने कहा था कि किसान 300 साल तक नहीं भूलते हैं। आप इस पर विचार करना चाहिए, ये गलती कर रहे हैं, गलत फैसला ले रहे हैं। बागपत की जनता ने भी जो फैसला सुनाया है, उसमें देखिए कि 20 सीटों के लिए नतीजे आए हैं और उसमें आरएलडी को 8, बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 1।
तो आरएलडी को कितना दिया है? 8। तो ये बागपत जो है, जो किसान बहुल इलाका है, गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है इसको, और यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर। और यहीं से सत्यपाल मलिक भी आते हैं, जो बड़े नेता थे बीजेपी की। अपनी ही पार्टी पर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर सवाल खड़ा किया था। 300 से ज़्यादा किसानों की मौतें हो गई है, लेकिन अभी तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अभी भी किसान आंदोलन जारी है। तो किसानों के अंदर जो रोष और गुस्सा था वो देखने को इस चुनावी नतीजे में दिख रहा है। अब कौशाम्बी की बात करते हैं। कौशाम्बी में जिला पंचायत की जो कुल 26 सीटें उसमें बीजेपी को केवल 2 सीटों पर कामयाबी मिली है और इस समाजवादी पार्टी को 20 सीटों पर, और अन्य के खाते में गया है 4। तो आप इससे ही अंदाजा लगाइए कि बीजेपी किस तरीके से बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है जनता ने वोट से। क्यों अभी कोरोना काल भी चल रहा है। इस कोरोना काल के बीच में जो जनता परेशान है, जो हाहाकार मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो हम सभी देख रहे हैं। आप ये सत्यहिंदी.com की जो वेबसाइट है उसके अनुसार यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी 75 सीटें हारी। काशी, अयोध्या, मथुरा में दुर्गति। जी हाँ, 75% सीटें हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। केवल 25% के आसपास उनको कामयाबी मिली है भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी सरकार है वो भी मेजॉरिटी के साथ में। तो क्या हाल हो गया है वो आप समझ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपको मथुरा, काशी और अयोध्या का भी दिखाऊं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व का कार्ड कैसे खेलती है हर किसी को पता है, लेकिन वहाँ भी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको हाल दिखाना चाहूँगा लखनऊ का, कि लखनऊ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सबक सिखाया। जबकि लखनऊ में बीजेपी के 8 एमएलए है, 2 एमपी है और 3 बीजेपी के मंत्री हैं, उसके बावजूद बीजेपी का जो हाल हुआ है वो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। 25 सीटों के लिए चुनाव होता है लखनऊ में, पंचायत चुनाव, और उसमें 25 सीटों में बीजेपी को महज 3 सीटें मिलती हैं और समाजवादी पार्टी को 10 पर कामयाबी मिलती है और बहुजन समाज पार्टी को 5। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ही रहते हैं, लखनऊ में ही बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से इस तरह का दुर्गति होना भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि लखनऊ में 25 में से 3 सीटों पर ही कामयाबी मिल पाती है भारतीय जनता पार्टी को, 10 पर समाजवादी पार्टी को। आज मैं जरा सा आपको दिखाना चाहूँगा बनारस का हाल। बनारस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से जो है समाजवादी पार्टी 14 सीट पर कामयाब होती है और बीजेपी 8, बहुजन समाजवादी पार्टी 5। ये भी धार्मिक नगरी है काशी, तो वहाँ पर इस तरीके से दुर्गति होना बीजेपी का, इस पर क्या कहेंगे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र है। अब मथुरा का जरा सा मैं हाल दिखा रहा हूँ। मथुरा भी काफ़ी धार्मिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है। मथुरा में बीएसपी को 12, आरएलडी को 9 और बीजेपी को 8 सीटों पर कामयाबी मिली है। महज 8 सीटों पर ही बीजेपी को कामयाबी मिली है। आरएलडी जो किसानों की पार्टी है उसको 9 पर। और अब टोटल मैं आपको टोटल आंकड़ा दिखा रहा हूँ कि किस जगह पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जो वोटिंग हुई थी वो 350 सीटों के लिए, 350 में समाजवादी पार्टी को मिला है 760 सीट, बीजेपी को मिला है 750 सीट, बीएसपी को मिला है 381, कांग्रेस को 76, अदर को 1083। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का और कहीं ना कहीं अब लगता है कि जनता जाग चुकी है। जिस तरह से धर्म का अफीम पिलाया गया था, राम के नाम पर वोट मांगे गए थे, लेकिन राम नगरी अयोध्या में भी बीजेपी को पटखनी दे दी है जनता ने और काशी और मथुरा में भी वही हाल हुआ है, धूल चटा दिया है जनता ने। और उसके बाद किसानों का जो गुस्सा था, जो रोष था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर की बात करें, उधर भी उस साइड उस क्षेत्र में भी बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, भारी दुर्गति हुई है। या हम पूर्वांचल की क्यों ना बात करें, पूर्वांचल हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर तरफ बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा है। और ये खुद लखनऊ का जो मैंने हाल बताया कि 25 में केवल 3 सीटें जीत पाती है, जबकि 3 मंत्री हैं, 2 सांसद हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ रहते हैं, 8 एमएलए है और ये उत्तर प्रदेश की आपको मैं एक बात और बता दूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी रणनीति बनाई थी और विधायक, एमएलए, एमपी सबको ड्यूटी पर लगाया था, सबको काम दिया गया था कि प्रभार दिया गया था कि कौन कौन सा जिला संभालेगा।
और समाजवादी पार्टी हो या आरएलडी, वो उतनी तैयारी के साथ भी नहीं उतरी थी। उसके बावजूद वो सभी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने पर यह मजबूर करता है कि आखिर उनमें कमियां क्या है। पश्चिम बंगाल हो या फिर उसके बाद यूपी का पंचायत चुनाव, पश्चिम बंगाल में भी बुरी तरीके से ममता बनर्जी ने पटखनी दे दी है। जो साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं, बीजेपी ने हर तरह से ताकत आजमा लिया, जन धन बल हर तरह से अपना उपयोग किया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली है। इससे पहले पंजाब में भी किसानों का गुस्सा देखने को मिला था। पंजाब में भी पंचायत चुनाव हुए थे, पंजाब में भी बीजेपी की यही दुर्गति हुई थी, बल्कि इससे और भी ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। तो अब जो ये बताया जा रहा है कि सत्ता का सेमीफाइनल है, 2022 विधानसभा का ये सेमीफाइनल था, और सेमीफाइनल में किस तरह से समाजवादी पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली है, नई ताकत मिली है, और 2022 की तैयारी के लिए उनको कॉन्फिडेंस मिला है। वही बीजेपी को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये जनता उनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं। तो कोरोना हो या चाहे किसान हो या फिर उसके बाद बढ़ती महंगाई हो, अर्थव्यवस्था का हाल हो, हर हाल में और कानून व्यवस्था को लेकर जो बार बार योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जाते हैं और हमेशा ये धमकी दी जाती है कि किसी को भी उठाकर अंदर कर देंगे, बंद करवा देंगे, उन पर मुकदमा दर्ज करवा देंगे। तो इस सारी बातों का किसान हो चाहे नौजवान हो, हर किसी ने चुन चुन करके बदला लिया है इस पंचायत चुनाव में। और बीजेपी की दुर्गति, बीजेपी का जो ये हाल हुआ है, उस पर अब 2022 की सबकी निगाहें टिक गई है कि क्या 2022 में भी इसी तरीके से जनता मैंडेट देगी, बदलाव होगा। जो बीजेपी से उम्मीदें थी, जो सोच कर इतना भारी भरकम बहुमत दिया था, उस उम्मीदों पर बीजेपी खरी नहीं उतरी। ये अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने पंचायत चुनाव में जो फैसला सुनाया है, उससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि बीजेपी के दिन लद गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल में। और आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए काफ़ी महंगा साबित होने वाला है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए और लोगों तक सच्चाई से रूबरू कराइए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।